तो कल हमने लगभग सभी चीज़ें देख ली थी। ये सारी चीज़ें कि क्यों डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़, ये जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, जैसे हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका, यूएस, ये जो हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इनके यहाँ पॉपुलेशन कम क्यों होती है और हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है, तो अब हम इनके एक एक साथ हम सारे पॉइंट्स लिख लेंगे जो हमने कल देखे थे, और उसके बाद फिर हम आज इंडिया के कंटेक्स्ट में बातों को समझना शुरू करेंगे। आज की क्लास भी उतनी ही मज़ेदार होने वाली है। सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे जो कंसेप्ट्स हैं, वो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से समझाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप क्लास में बोर ना हो, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है और यह कभी कभी बोर कर देता है। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए बस। सबसे पहले आते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण डेवलप्ड कंट्रीज़। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ किसको कहा जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है यूएसए, वो कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन या यूरोप का हिस्सा हैं, वही यूरोप के लोग जिनने हम पे राज किया था। जैसे हम बात करेंगे नीदरलैंड। अभी ऐसे देश है जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत अति में पैसा है। ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे देशों को हम विकसित देश कहते हैं। फ्रांस, यहाँ पे जापान भी इसी में आता है। जापान यूरोप का नहीं, एशिया का हिस्सा है। रशिया इनमें आता है, ऑस्ट्रेलिया इनमें आता है। अभी ऐसे देश हैं जिनके यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ या तो नेगेटिव है या तो नेगेटिव है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अब आज हम अलग अलग टर्म्स को समझेंगे तो हम ये टर्म भी समझेंगे। नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब होता है जब बर्थ रेट या जन्म दर, पैदा होने की दर कम हो जाती है डेथ रेट से। मतलब अगर आपके देश में 100 लोग पैदा हो रहे हैं और 200 लोग मर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव है, क्योंकि रोज 100 लोग ज़्यादा मर रहे हैं आपके यहाँ। क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है या नेगेटिव रेट क्या होता है। जब मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो और पैदा होने वाले लोगों की संख्या कम हो, तब हम उसको नेगेटिव रेट कहते हैं। मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो मरने वाले लोगों से कम है। ऐसे करे, अगर ऐसा नेगेटिव रेट चलता रहा तो एक समय के बाद देश खाली हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या फैक्टर्स हैं, जय हिंद बेटा अनीश। फैक्टर्स हैं, नंबर 1, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, इसके अंदर के पॉइंट्स क्या हैं। मैरिज बिकम लेस इंपॉर्टेंट, अब शादी का वो महत्व नहीं रहा। मैरिज बिकम लेस इंपॉर्टेंट। लिव इन रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप। दूसरा पॉइंट है हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। महिलाओं का साक्षरता दर या ओवरऑल सबका साक्षरता दर बहुत अधिक है। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। आपको पता है हमारे देश में एक मुनव्वर फारूकी का एक जोक है। हमारे देश में आज भी जो सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं, जो सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं, ये आज भी या तो ब्लैक पॉलिथीन में आते हैं या फिर न्यूज़पेपर में। ये चीज़ गर्ल्स ने तो डेफिनेटली वो करके रखी होगी, मतलब देखी होगी। बॉयज़ ने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो मुझे बताना। मतलब आज भी हमारा देश सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है कि वह यह मेडिकल डिमांड को भी फुलफिल करने में अपने देश को पीछे ले जाता है, और हम इसे रूढ़िवादी या टैबू समझते हैं। ये एक बड़ी समस्या है देश के साथ। लेकिन वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ हाई लेवल ऑफ लिटरेसी है। यहाँ पे जो टैबू कल्चर है या पुराने ज़माने की जो रूढ़िवादी सोच है, वो मिसिंग है, यहाँ पे वो नहीं है।
क्या इसका कोई उदाहरण है? यस। गौरतलब के लिए, फॉर इंस्टेंस, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है। सिंगल वर्ड बोलते हैं इसके लिए, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सेलिब्रेटेड एज इवेंट। पहले मासिक धर्म को पहले मासिक धर्म को एक त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। और हमारे यहाँ क्या चलता है रूढ़िवादी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। किचन से बाहर निकाल देते हैं, मंदिर से बाहर निकाल देते हैं, वहाँ पे त्योहार के तौर पे मनाया जा रहा है। लोग कितने जागरूक हैं ये समझना ज़रूरी है हमको। रेशनैलिटी टुवर्ड्स रिलीजन, धर्म के प्रति तर्क संगत होना। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ इसका। अगर इस्लाम में बोला गया है अबॉर्शन नहीं करवाना है, या हिंदू सोसाइटी प्रोटेक्शंस को पिल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो आप मुझे बताइए क्या ये सवाल नहीं कर सकते हम समाज से कि ऐसा क्यों? लोग कहने लग जाते हैं कि धर्म और साइंस कभी एक नहीं हो सकते। वेस्टर्न कल्चर में धर्म और साइंस को एक कर दिया गया। अगर कोई चीज़ धर्म कह रहा है और वो साइंस उसको नहीं मान रहा है, तो ऐसे धर्म की बात को अलग करेंगे, साइंस को मानेंगे। तभी तो वो हम पे 200 साल 300 साल राज कर गए। तब तो 1600 में आने वाली कंपनी विश्वगुरु भारत पे इतने लंबे समय तक राज कर गई। क्योंकि हम धूप बत्ती जला के सोचते हैं कि धूप बत्ती जलाने से भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि इसका रीज़न क्या है। क्या धूप बत्ती जलाने से जो PM 2.5 निकल रहा है, क्या वो ब्लैक कार्बन और हमारे लंग्स के लिए पॉल्यूशन नहीं है? ये हम नहीं सोचते। तो बातें वहीं आ जाती हैं कि जो लोग सोच रहे हैं वो बात अलग है, जो नहीं सोच रहे वो बात अलग है। तो रेशनैलिटी टुवर्ड्स रिलीजन या धर्म के प्रति तर्कसंगत विचार रखना। गरीबी नहीं है, नो पॉवर्टी। गरीबी नहीं है, नो पॉवर्टी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, औद्योगिकरण हो चुका है, विकसित देश है ये। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण हो चुका है। इसकी तुलना में हमारे देश में क्या है, उद्योग है या खेती बाड़ी है? तो हमने कल ही देखा था कि हमारे देश में उद्योग से ज़्यादा खेती बाड़ी फोकस होती है। यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, हाई लेवल लिटरेसी, रेशनैलिटी टुवर्ड्स रिलीजन, नो पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लास्ट पॉइंट, अदर सोशल प्रैक्टिस, सॉरी, लास्ट पॉइंट है बेटर मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे लंबा आदमी कहाँ जीता है? सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ जीता है, इंसान मतलब, तो सबसे ज़्यादा कहाँ जीता है बताइए? क्या आपको पता है सबसे लंबी उम्र कहाँ के इंसान की है? वो है जापान। 84 साल जीता है वो, 84 ईयर्स। अफ्रीका में ये एवरेज उम्र 38 साल है, 38 ईयर्स। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जापान का एक व्यक्ति 84 साल जीता है, और हमारे देश में एक व्यक्ति 68 ईयर्स जीता है। अफ्रीका में वो 38 ईयर्स जी रहा है। कहने का मतलब है कि जितना डेवलपमेंट ज़्यादा है उतना ज़्यादा इंसान जीता है, जितना कम डेवलपमेंट है उतना जल्दी इंसान मरता है। क्या ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं? जल्दी बताएं मुझे, क्या ये सभी पॉइंट समझ में आ गए हैं? बढ़िया। अब हम देखते हैं फैक्टर्स फॉर हाई ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम बात कर रहे हैं हमारे टाइप के देशों की। हमारे टाइप के देश मतलब इसमें डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं? ब्राज़ील, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना,
और आप देख लो म्यांमार, जितने भी हमारे साउथ की कंट्रीज हैं ज़्यादातर। आपको ये अचंभा नहीं लगा कि मैंने इसमें अफ्रीकन कंट्रीज का नाम नहीं लिखा अभी? अफ्रीकन कंट्रीज का नाम नहीं लिखने के पीछे एक सिंपल रीज़न है कि अफ्रीकन कंट्रीज अभी डेवलपिंग स्टेज में भी नहीं आई हैं। अभी आप इसके बाद हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे, तब आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। अफ्रीकन कंट्रीज को हम एल डी सी कहते हैं। एल डी सी का फुल फॉर्म है लीस्ट, मतलब न्यूनतम डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब ये हमसे भी गई गुजरी हैं, ये हमसे भी गई गुजरी हैं, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम ये ग्राफ पढ़ेंगे, ये वाला, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का ग्राफ है। और इस ग्राफ में आपको पता चलेगा कि क्यों इंडिया में आबादी तेजी से बढ़ रही है, क्यों अफ्रीका में आबादी तेजी से नहीं बढ़ रही है। बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आबादी नहीं बढ़ रही है। अभी हम देखेंगे। इन फैक्टर्स को कॉपी में लिखते चलेंगे, ये हमने कल पढ़ा था, आज सिर्फ इनको नोट्स दे रहा हूँ मैं, और इसके बाद हम अपनी मेन आज की पढ़ाई पे आएंगे। क्या रीज़न है? जोग्राफिकल फैक्टर्स में मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे। फिजियोग्राफी, भू आकृति, क्लाइमेट, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और एक रीज़न बताया था वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी। अगर हमको ये लिखना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आबादी क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे ये पॉइंट लिखते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स में। जोग्राफिकल फैक्टर्स में हम ये पॉइंट लिखते हैं कि हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हमारे यहाँ बीमारियाँ बहुत हैं, हमारे यहाँ डिज़ास्टर बहुत हैं, आपदाएं बहुत हैं, और इसीलिए बर्थ रेट ज़्यादा है। अभी इनके नीचे एक एक लाइन छोड़ते चलना, इनमें आपका इनरिचमेंट भी होगा। ये जो हम देख रहे हैं, इसमें अभी आप और भी चीज़ें जोड़ोगे जब आप थ्योरियाँ पढ़ोगे। अभी थ्योरीज नहीं पढ़ाई हैं, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे मॉडल्स और थ्योरीज ऐड होगा इनमें, तो और रिच हो जाएगा। फिर आप लिखोगे इंडिया इज इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और जैसे ही आप ये शब्द यूज़ करोगे तो एग्जामिनर का दिमाग भी बोलेगा अच्छा पढ़ा लिखा बंदा आया है भाई, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन उसको पता है। लेकिन ये जानने के लिए पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स, पुअर नेशंस हैं ये सभी, गरीब देश हैं सभी। लो पर कैपिटा इनकम है। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? प्रति व्यक्ति आय। लो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। सोशल फैक्टर्स, इसके लिए मैंने आपको जो ऊपर वाला पॉइंट है, मैंने कल आपको बताया था कि गरीब लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को पूंजी मानते हैं, एसेट मानते हैं, वही वाला पॉइंट आना है। सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक, बैकवर्ड स्टेटस ऑफ वुमेन, महिला का निचला दर्जा, बैकवर्ड स्टेटस ऑफ वुमेन, जो भी समाज के हमने वो फोटोज देखी थी, लो लिटरेसी, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज जैसे चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, रिलीजियस फीलिंग्स, धार्मिक मान्यताएं, ये सभी चीज़ें। ये पॉइंट को समझते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर क्या है। ये लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अलग से स्लाइड में समझा रहा हूँ। मान के चलिए कि पहले एक फीमेल थी, वह 5 बच्चों को जन्म देती थी। एक फीमेल 5 बच्चों को जन्म देती थी। अब मान लीजिए ये पांचों की पांचों फीमेल है, तो ये 5 फीमेल हर कोई 5-5 बच्चे को जन्म देगी। 5 5 5 5
5 हो गए पैसे, ये वाली लाइन नहीं है। तो हमने कहा भाई अब हमारी आबादी 25 लोगों की आबादी हो गई। किसी कारण से कुछ डेवलपमेंट होने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे देश डेवलप्ड होता है, विकसित होता है, तो लोग, अब मेडिकल फैसिलिटी आ गई, तो अब महिला 5 बच्चों को जन्म देगी कि केवल 1-2 बच्चों को जन्म देगी, बताएं मुझे। मेडिकल फैसिलिटी आ गई, डिजास्टर से बचना आ गया, एजुकेशन सिस्टम आ गया, लोगों को जानकारी हो गई कि ज़्यादा बच्चे ठीक नहीं है, पैसा कमाने लगे लोग, तो अब वो 1 या 2 बच्चों को जन्म देंगे। लेकिन बेटा प्रॉब्लम तो ये हो गई ना कि अगर ये 25 लोग मिलके भी 2-2 बच्चों को जन्म देंगे, तो भी आपकी आबादी 50 से बढ़ेगी, 50 से ग्रो होगी। कहने का मतलब है कि आपका जो पॉपुलेशन का बेस बन चुका है, जो पॉपुलेशन बेस बन चुका है, आधार बन चुका है, वही इतना बड़ा है कि अगर अब आपके यहाँ ग्रोथ रेट कम भी हो जाएगा तो भी ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी। इंडिया का देखिए, इंडिया में 2011 में 121 करोड़ लोग थे। हम कह रहे हैं इसके बाद से हमारे देश में हर व्यक्ति ने 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करना छोड़ दिया, कोई भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करता। फिर भी अगर ये बच्चे भी 2-2 बच्चे पैदा करेंगे तो हमारी आबादी 242 करोड़ हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा बेस जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कि भले ही अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो संख्या है, जो बेस है, वो इतना ज़्यादा है पॉपुलेशन का कि अगर 1-1 2-2 बच्चे भी हो रहे हैं तो भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डबल हो रही है। लार्ज पॉपुलेशन बेस का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे हम सीधे, इंडिया हैज़ मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। भारत की 60% से अधिक आबादी, 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 60% से अधिक आबादी इज बिटवीन 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज। वह 15 से 49 साल के बीच में है, और इसी उम्र को हम क्या कहते हैं? दैट इज रिप्रोडक्टिव एज। अतः प्रजनन की आयु है, रिप्रोडक्टिव एज। इसी एज में शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, और यही प्रॉब्लम है। हेंस, अतः लार्ज पॉपुलेशन बेस, लार्ज पॉपुलेशन बेस, अब पॉपुलेशन के लिए हम एक और शब्द यूज करेंगे, डेमोग्राफिक। लार्ज डेमोग्राफिक बेस, जनसांख्यिकी आधार इतना बड़ा है, दैट हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज देयर, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज देयर। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है? मुझे एक बार थम्स अप दे दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि अब मॉडल्स आने वाले हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया है तो इसके बाद अब मॉडल्स आएंगे। भारत में 60% से ज़्यादा लोग वो हैं जो 15 से 49 ईयर्स की एज के बीच में हैं। दैट मीन्स वह लोग अभी भी बच्चों को पैदा कर सकते हैं, और इसी के कारण भारत की पॉपुलेशन, भले ही हमारे यहाँ ग्रोथ रेट कम है या फिर फर्टिलिटी रेट कम है, अभी आएंगे ये टर्म्स आएंगे तो पता चलेगा, स्टिल हमारे यहाँ जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टर्म्स एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन। आबादी से संबंधित कुछ टर्म्स, या इनको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, शब्द। आबादी से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में हम जानते हैं। पहला शब्द लिखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। पहले फोटो को देखिए और आप समझ जाएंगे। ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की है। आप इस ट्रेन में क्या देख रहे हो? एरिया से ज़्यादा पॉपुलेशन है इसमें, लिमिटेड एरिया में, या एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। जैसे इसको कैसे नापा जाता है? जैसे दिल्ली में, दिल्ली में
11,000 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं। जबलपुर में, जबलपुर में 200 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में अगर आप जाओगे तो आपको केवल 200 लोग मिलेंगे। दिल्ली में 11,000 लोग मिलेंगे। इंडिया में वो कौन सा राज्य है, वो कौन सा स्टेट है जिस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है? वो है बिहार। बिल्कुल बिल्कुल सही सुहानी। आप घनत्व को सिर्फ इस तरीके से समझिए कि इस रूम में देखिए, एक बंदा बैठा है, मतलब पर यूनिट एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग होंगे? बहुत कम। और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग होंगे? बहुत ज़्यादा। अगर कभी इसकी तस्वीर देखनी है तो इस, वैसे तो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि आप इसको देखोगे तो पर स्क्वायर किलोमीटर ट्रेन में कितने लोग हैं, लेकिन अगर आपको रियलिटी देखनी हो तो कभी ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर चले जाना। यूपीएससी के बच्चों ने पॉपुलेशन डेंसिटी 11,000 करके रखी हुई है वहाँ की। मेरे ख्याल से पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व आपको समझ में आ गया। इंसान कितने घने होके, कितने घुस घुस के रह रहे हैं, उस कंसेप्ट को कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर ओवर पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, मान लो इस ट्रेन में एक बंदे को कोरोना है, एक बंदे को कोरोना से याद आया, अब जिसने कोविशील्ड लगवा ली है, जो हम भी थे, मान के चलिए इस ट्रेन में एक बंदे को कोरोना है, सिंगल पर्सन को कोरोना है। अब ये जो सिंगल पर्सन को कोरोना है वो पूरी ट्रेन में फैल जाएगा। मतलब जहां भी आबादी या डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वहां प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह जैसे कंसेप्ट में क्या है, झुग्गड़ झोपड़ी, जिसको हम स्लम्स कहते हैं, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी। आपने एक नाम सुना होगा, धारावी। सुना है कभी ये नाम? मुंबई में धारावी, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। अभी मैं फोटोज भी दिखाऊंगा आपको स्लम कैसा दिखता है। बहुत इंटरेक्टिव पीपीटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आया। डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या का अंक, या कितने जनसंख्या में लोग हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे बढ़े। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। दो शब्द आएंगे यहाँ पे, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और एक आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जैसे ही रेट आएगा, रेट का मतलब होता है दर, मतलब कुछ परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा 100 रुपए में 2% इंक्रीज करो कितना हो जाएगा? 102। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आपकी ग्रोथ कितनी है, तो आपने बोला सर 2 रुपए ग्रोथ है। फर्क समझिए, हम दो, हमारे 200 नहीं, दो और, हम दो, हमारे 200 नहीं, दो लोग और फिर इन दो से हम दो के और दो, तो ये परिवार और बड़ा हो गया। तो हम क्या कहेंगे? जो ग्रोथ है वो कुछ ऐसी चल रही है, पहले इतनी पॉपुलेशन थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई। पॉपुलेशन ग्रोथ का डेफिनेशन है, इट इज एब्सोल्यूट इंक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल। यह आबादी का वास्तविक विस्तार है कि कितने लोग आबादी में जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 2011 में जब जनगणना हुई थी तो मेरे देश में 121 करोड़ लोग रहते थे। फिर 2021 में जब यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र ने सर्वे करवाया तो मेरे देश में 142 करोड़ लोग रहते हैं। तो हम बोलेंगे सर हमारा ग्रोथ रेट 21 करोड़ है, ग्रोथ रेट नहीं, ग्रोथ 21 करोड़ है। हमारी ग्रोथ कितनी है? 21 करोड़। इसको समझिए, ये ग्राफ पॉपुलेशन ग्रोथ को बताता है। पहले सिर्फ ग्रोथ को समझिए। हमने क्या देखा? एब्सोल्यूट ग्रोथ। इसको देखिए, भारत की पॉपुलेशन 1901 में हम 238 मिलियन थे, मतलब लगभग 23 लाख के आसपास थे। फिर 1911 में, सॉरी, 2 करोड़ 38 लाख के आसपास थे। मैं गलत हो रहा हूँ, हाँ सॉरी,
23 करोड़ के आसपास थे हम 1901 में, 1911 में 252 करोड़ हुए, फिर 1921 में 251 करोड़ हुए। ये कैसे हो गया भाई? क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो 1911 से लेकर 1921 के बीच में हम 252 से 251 कैसे हो गए? 25 करोड़ 20 लाख से 25 करोड़ 13 लाख कैसे हो गए? ये 7 लाख लोग कहाँ गायब हो गए बेटा? दुनिया की तो आबादी बढ़ती है, हमारे देश की कम कैसे हो गई? कोई मुझे बता सकता है? ये कौन सा समय है, किस समय की बात हो रही है? 1911 अंग्रेजी है, यहाँ अंग्रेज लोग हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है इस समय। 1911 से लेकर 1921, अगर आपने कोविड 19 के टाइम पे थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो व्हाट्सएप पे एक खबर चल रही थी कि हर 100 सालों में 1920 के आसपास एक महामारी आती है जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। किसी ने ये खबर पढ़ी है कि 1920 में ब्यूबोनिक प्लेग करके एक आपदा आई थी, उस आपदा में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसी प्रकार से बेटा यहाँ भी 1919 में एक ब्यूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी आई थी जिसमें भारत के करोड़ों लोग मारे गए थे। इसीलिए ये आबादी दो जो 25 करोड़ 20 लाख थी वो 251 मतलब 25 करोड़ 13 लाख हो गई। इसके बाद कोई ऐसी खास आपदा नहीं आएगी तो देखो अब दोबारा 21 से 31 27 करोड़ हो गए, फिर 41 में आए तो 31 करोड़ हो गए, 51 में आए तो 61 करोड़ हो गए, 61 में आए तो 43 करोड़ हो गए, 71 में आए तो 54 करोड़ हो गए, 81 में आए तो 68 करोड़ हो गए। ये लगातार आबादी बढ़ रही है। आबादी के एब्सोल्यूट नंबर के बढ़ने को हम ग्रोथ रेट कहते हैं, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है? व्हाट इज ग्रोथ रेट? डेफिनेशन लिखें, इट इज द परसेंटेज इंक्रीज, it is the percentage increase in overall population, it is the percentage increase in overall population। यह कुल आबादी में 1% की वृद्धि है। इट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल पॉपुलेशन, यह कुल आबादी में प्रतिशत की वृद्धि है। इसको मैं आपको छोटा सा मैथ्स का कैलकुलेशन करके समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे देश की आबादी थी 100 लोग, 100 लोग रहते थे मेरे देश में। मैंने आपको बताया कि हमारा ग्रोथ रेट या जनसंख्या का वृद्धि दर 10% है। मतलब अगले साल हम कितना हो जाएंगे बेटा? 110 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। मैंने आपसे पूछा आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? आपने बोला सर हमारी ग्रोथ है 10 लोग, हम 10 लोग बड़े हैं। आपका परसेंटेज ग्रोथ कितना है? आपने बोला सर वो 10% है। ओके, अगले साल मैंने आपसे पूछा, आपने बताया हमारा ग्रोथ रेट 5% हो गया। ग्रोथ रेट 5% हो गया, 5% हो गया मतलब 110 का 5% निकाल लो, या फिर मैथ्स अगर आपको थोड़ी बहुत आती होगी तो 110 का 105% निकाल लो। 105% मतलब 100% उतना का उतना ही और 5% बढ़ा के इसको करेंगे तो ये जाएगा 10 10 ज़ा, 10 11 ज़ा, और 5 2 ज़ा, 5 21 ज़ा, और नहीं कटेगा ये। 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा ये। 11 1 ज़ा 11, 22 और 1 23, 231 डिवाइडेड बाई 2, यही कुछ करीब 116 के आसपास आएगा, 116 के आसपास आएगा। कहने का मतलब है अब आपसे पूछा जाएगा सर आपकी ग्रोथ कितनी है? हम बोलेंगे हमारी ग्रोथ 6 लोगों की है, हम 110 से 116 हो गए। लेकिन रेट पूछेंगे तो क्या बताओगे? 5% की ग्रोथ से हम बढ़े। यहाँ पे देखो आबादी लगातार बढ़ती है। अगर आबादी 100 थी और वो 1% की ग्रोथ रेट से भी बढ़ेगी तो वो 101 हो जाएगी। मतलब आबादी बढ़ेगी तो है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो सकता है। देखिए कैसे हम बता रहे हैं ग्रोथ रेट कम हो सकता है। ये देखिए 1961 में 1961 में हम 21% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे थे, 21% की ग्रोथ रेट से। मतलब अगर इस साल 100 लोग हैं तो अगले साल 121 हो जाएंगे। 1971 में 24% और 1981 में 24%। ये ऐसा क्या हुआ कि ग्रोथ रेट कम होने की बजाय बढ़ती चली गई? क्या आप सोच सकते हैं कि इस बीच ऐसा क्या हुआ कि ग्रोथ रेट बढ़ने की कम होने की बजाय बढ़ती चली गई? कांग्रेस तो बहुत सारा डेवलपमेंट कर रही थी, हॉस्पिटल बना रही थी, मेडिकल फैसिलिटीज आ रही थी, एम्स बन रहे थे,
तो फिर 1961 से 81 के बीच आबादी का ग्रोथ रेट तो कम होना चाहिए था। आप देखिए उसके बाद जितनी भी आबादी है उस सबका ग्रोथ रेट कम हो रहा है। 23, 21, 17, 12, 8 दिख रहा है। 2011 में 17 पे आ गए थे हम, 2021 में 12% ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब हम डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये बीच में ऐसा क्या हुआ 71 से 81 में कि ग्रोथ रेट एकदम से बूम कर गया। ठीक है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। पहले मुझे बताइए, ग्रोथ रेट समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप दीजिए। ग्रोथ रेट समझ में आ गया है? ग्रोथ मतलब एब्सोल्यूट नंबर, ग्रोथ रेट मतलब परसेंटेज में कितना ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है? जल्दी बताएं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आपके सामने आ रहा है वो है क्रूड बर्थ रेट, खुरदरा जन्म दर। क्रूड बर्थ रेट या खुरदरा जन्म दर। देखिए ये औरत है, उसने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया है। क्रूड बर्थ रेट मतलब, सिंपल सी अगर बात बोलूं मैं, 1000 लोगों में कितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे कहा जाता है बर्थ रेट। आप 1000 लोगों का सैंपल लीजिए और फिर पता लगाइए कि अगर इन 1000 लोगों में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। बर्थ इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय 1000 टोटल पॉपुलेशन। 1000 टोटल पॉपुलेशन, 1000 लोगों में, सिंपल मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। नंबर ऑफ बर्थ इन 1 ईयर, इन 1 ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 लोगों की आबादी में कितने लोग पैदा हो रहे हैं। जैसे अगर हमने कहा कि 1000 लोगों के सैंपल में 40 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारा बर्थ रेट 40 है। हमारा बर्थ रेट 40 है। इसका जस्ट उल्टा कर दो, वो आ जाएगी डेथ रेट। डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ डेथ, कितनी मृत्यु हुई है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। कितनी मृत्यु हुई है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ये देखिए, इसको तो आप भूल नहीं सकते। ये कौन बंदा है? ये ओरिजिनल रणछोड़ दास चांचड़ है, जिसके पिताजी की डेथ के बाद इसकी अस्थियां राजू और फरहान कमोड में गिरा रहे थे। और ये मीम भी बड़ा चला था, टें 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 वाला। तो ये डेथ रेट को दिखाता है। और बर्थ रेट मतलब ये महिला ने कितने सुंदर 2 बच्चों को जन्म दिया है। तो 1000 लोगों में कितने बच्चे जन्म लेते हैं वो बर्थ रेट, और 1000 लोगों में कितने लोग मरते हैं वो डेथ रेट। क्या बर्थ रेट और डेथ रेट क्लियर हो गया है? चलिए, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरल फर्टिलिटी रेट, सामान्य इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, देखना पड़ेगा। सुमित देख लेना बेटा जब रिकॉर्डिंग देखोगे। सुमित अभी है नहीं क्लास में। जनरल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट का मतलब समझिए। फर्टिलिटी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी? सिंपल समझते हैं पहले। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है। हाउ मैनी चिल्ड्रन। बिल्कुल एग्रीकल्चर वाला कंसेप्ट है। एग्रीकल्चर में हम सॉइल को कहते हैं ना, कि अगर एक कोई सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, इसका मतलब है वो एक साल में 3 फसल दे सकती है। राबी की भी, खरीफ की भी और जायद की भी। पढ़ा हुआ है हमने, एक साल में 3 फसल देती है अगर ज़मीन बहुत फर्टाइल है। उसी प्रकार से एक वुमेन है, वो कितने बच्चों को जन्म देती है उसे कहा जाता है जनरल फर्टिलिटी रेट। अब इसमें क्या सभी वुमेन्स को काउंट कर लिया जाएगा? क्या आप मुझे बताइए, क्या 0 से 15 साल की बच्चियों को काउंट किया जाएगा? हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल काउंट नहीं किया जाएगा। क्या 49 ईयर्स से ज़्यादा वाली महिलाओं को काउंट किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल काउंट नहीं किया जाएगा। तो किसको काउंट किया जाएगा? वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज। उन महिलाओं को काउंट किया जाएगा जो अभी प्रजनन आयु में है। देखिए डेफिनेशन, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ
ड्यूरिंग द ईयर मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन 15 से 49 ईयर्स इन द सेम एरिया एंड ईयर इनटू 1000 कर दिया इन्होंने। मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको इसकी। आपको डेफिनेशन ये लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ बर्थ, जन्म की संख्या, नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर, नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर among the female in fertile age in that particular year, in that particular year। एक बार और समझते हैं इसको। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश में 1000 महिलाएं हैं जो 15 से 49 साल की हैं, और इन 1000 महिलाओं में 20 बच्चों ने जन्म लिया। आप मुझे बताइए, क्या 15 से 49 साल की हर महिला शादी करके बच्चे पैदा कर रही? नहीं ना, कोई काम वाम भी कर रहा होगा भाई, किसी ने पिछले साल किए होंगे। ये एक ईयर का डेटा होता है, 1 ईयर का डेटा होता है, ये 1 ईयर का डेटा होता है। इंटू 1000 किया तो हमको पता चला कि लगभग 20 बच्चे एक वुमन पैदा कर रही है, 1 वुमन पैदा कर रही है। अब ये हाइपोथेटिकल आंकड़े हैं इसीलिए इतना ज़्यादा आ रहा है। हमारे देश का कितना है अभी? 2.1, मतलब एक महिला 2 बच्चे पैदा कर रही है बस। ठीक है, तो जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक साल में फर्टाइल एज की महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, उसे जनरल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। जनरल फर्टिलिटी रेट का, अरे सेम एरिया इसीलिए लिखा है क्योंकि जिस एरिया में सर्वे किया जा रहा है, ज्योग्राफी में एरिया वाइज सर्वे होते हैं ना, इसीलिए एरिया लिखा है। हम पूरी कंट्री का सर्वे करते हैं तो कंट्री एक एरिया हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट is the average of general fertility rate। अलग अलग सालों का औसत जब हम निकालते हैं, सामान्य वृद्धि दर का जब हम औसत निकालते हैं, उससे हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। इट इज, ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है जो अब लिख रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बर्थ, it is the expected number of birth a woman gives in her reproductive age, in her reproductive age। यह एक ऐसा अनुमानित आंकड़ा है जो यह बताता है कि एक महिला अपनी प्रजनन आयु में लगभग कितने बच्चों को जन्म देती होगी। ये एक प्रकार का तुक्का है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये एक प्रकार का तुक्का है। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारत की एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती होगी। दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि सारे आंकड़े इसी पे देखे जाते हैं। ये काम का नहीं है, काम का ये है, ये टीएफआर काम का है। हर जगह ये शब्द यूज होगा टीएफआर, हर जगह ये शब्द यूज होगा टीएफआर, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो टीएफआर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जीएफआर। एक नया कंसेप्ट आएगा आपके लिए, रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट करना क्या होता है? आईफोन 14 को आईफोन 15 से रिप्लेस कर दो, बूढ़े आदमी को जवान बच्चे से रिप्लेस कर दो, चाइल्ड से रिप्लेस कर दो, यही मतलब हुआ। अगर मैं और साधारण भाषा में कहूँ तो अगर देश में 50 लोग मर रहे हैं, उनको 50 नए बच्चों से रिप्लेस कर दो। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है वो फर्टिलिटी रेट, वो टोटल फर्टिलिटी रेट जिसकी ज़रूरत होती है कि वो पॉपुलेशन को एग्जैक्टली रिप्लेस कर सके। 50 लोग मरे तो 50 लोग ही पैदा हो जाएं,
दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल। डेफिनेशन देखिए, रिप्लेसमेंट लेवल fertility is the level of fertility at which population exactly replaces itself from one generation to the next. In developed countries, replacement level fertility can be taken as requiring an average of 2.1 children per woman. मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आता है, एमपीपीएससी पूछ चुका है ये। रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है? 2.1, 2.0, 1.9 या 2.5? इसका आंसर था 2.1। इसका आंसर था 2.1। मैं अपनी भाषा में लिखवाऊं कि ये डेफिनेशन चल जाएगी आपको? बताइए, आसान भाषा में हम लिखें अपनी लैंग्वेज में कि ये हो जाएगा इस डेफिनेशन से? चलो लिख लो। रिप्लेसमेंट लेवल, it is the total fertility rate, it is the TFR, it is the TFR required to replace one generation exactly by the new generation. यह वह कुल प्रजनन दर है, यह वह कुल प्रजनन दर है जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से पूर्ण रूप से बदलने के लिए आवश्यक होता है। इट इज इक्वल टू 2.1। मतलब एक महिला को 2.1 बच्चे जन्म देने ही पड़ेंगे। 2.1 का मतलब ये नहीं है कि दो पूरे पूरे बच्चे और एक बच्चे की सिर्फ टांग पैदा हुई है, ऐसा मत समझ लेना। 2.1 कैसे आया ये भी बताएंगे अभी। इट इज इक्वल टू 2.1। 2.1 कैसे आया? मान लो दो महिलाएं हैं और उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, तो आप क्या बोलोगे? एक महिला ने 1.5 बच्चे को जन्म दिया, तो 1.5 बच्चा क्या मतलब? एक बच्चे का ऊपर ऊपर का हिस्सा है और एक बच्चे का नीचे नीचे का, ऐसा नहीं होगा ना। ये एवरेज है, आंकड़े निकले हुए हैं। 2.1 ये रिप्लेसमेंट लेवल होता है। मतलब एक पीढ़ी को पूरा का पूरा दूसरी पीढ़ी से बदलने के लिए 2.1 का आपको रेट चाहिए। इंडिया का रेट क्या चल रहा है? 2020 में पूरे अखबारों में एक खबर आई थी, इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर। क्या होता है टीएफआर? एक महिला अपनी पूरे लाइफ में कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज टीएफआर। इज नाउ बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। वह अब रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुका है। मतलब अब हमारे देश की एक महिला 2.0 मतलब केवल 2 बच्चे पैदा कर रही है। एवरेज बता रहा हूं मैं। ये ग्राफ देखिए, मैं जूम कर रहा हूं इस ग्राफ को। 1950 में हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट इतना था, सन 2020 में हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट यहां आ गया। टोटल फर्टिलिटी रेट 5 से ऊपर है। मैं जूम कर रहा हूं, देखिएगा, देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? टोटल फर्टिलिटी रेट 5.0000। हमारे यहाँ एक महिला 7 बच्चे से ज़्यादा पैदा कर रही थी। तभी आप देखिए आपके दादाजी लोग 5-6 भाई से ऊपर ही होंगे। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ी, 1950, 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, आप देखिए फर्टिलिटी रेट 2020 में 2.0 से थोड़ा सा ऊपर था, 2021 में ये 2 पॉइंट पे आ गया। मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल के पास आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बताएं मुझे, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? समझ में आ गया? दैट इज एक महिला अपनी पूरी लाइफ में कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। सेक्स रेशो, ये तो बहुत सिंपल है। इट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन। 1000 मेल लोगों में कितनी फीमेल है? ऊपर फीमेल, नीचे 1000 मेल। एक बार मैं आपको जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था शायद कि हरियाणा और भिंड वाले इलाकों में सेक्स रेशो बहुत ही कम है। सूखा इलाका है, लोगों को लड़ने झगड़ने वाले लोग चाहिए। ये देखिए इंडियन सोसाइटी की सच्चाई ये बता रहा है। फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड होती है तो आपने कई सारी बहुत पुरानी रीति रिवाज देखे होंगे। भ्रूण हत्या, फीमेल
इन्फेंटिसाइड, सुना है ये नाम? पेट में ही मार दिया जाता था। अब तो ये खैर इलीगल है, लेकिन आज भी पहचान से हो जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड सुना है आपने? गर्ल चाइल्ड को पेट में ही मार दिया जाता था। एक सीरियल भी आता था इस नाम से, ना आना इस देश लाडो, बहुत पहले आता था ये, कलर्स चैनल पे आता था ये सीरियल। सच्चाई दिखाई गई थी कि कैसे महिलाओं को मार दिया जाता है। हमारे देश में मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो है वो केरला का है। केरला का क्यों है? अगेन, लिटरेसी रेट क्या है केरला का? बात समझने की कोशिश करें, केरला में लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है लड़का लड़की में फ़र्क नहीं होता। 94% पढ़े लिखे लोग हैं। लिटरेसी रेट देखिए और उसके बाद सेक्स रेशियो देखिए। और मी रियलाइजिंग आई लिव इन हरियाणा। एक बंदा है, स्पीच दे रहा है कि केरला का सेक्स रेशियो 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों में। फिर बोलने के बाद ये खुद सोचता है, शर्म के मारे मुंडी नीचे कर लेता है, मैं ये रियलाइज़ करते हुए कि मैं हरियाणा में रह रहा हूँ, जहाँ पे केवल 834 लड़कियां रहती हैं 1000 लड़कों में। आई थिंक ये क्लियर ही होगा। ये बहुत सिंपल था। लास्ट की दो टर्म्स, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब मातृ, मतलब माओ की बात हो रही है, मदर की बात हो रही है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरना, और रेट का मतलब होता है दर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। किसी एक का माइक चालू है बेटा, देखो ये किसका माइक चालू है, जो फेलो जेस्चर के नाम से जुड़ा है। देखो, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन चाइल्ड बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ। क्या बताना चाह रहे हैं? सिंपल इस तरीके से समझो कि अगर देश में 1000 बच्चे पैदा हुए और उन 1000 बच्चों को पैदा करने में 40 माओं की डेथ हो गई, तो उसका मतलब है कि हमारे देश में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, उसको इंटू करेंगे 100 से, ये निकल के आएगा 4%। कहने का मतलब है कि हमारे देश में बच्चों को जन्म देने पर 4% महिलाएं मर जाती हैं। इसकी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी ना, कल जब मैं पढ़ा रहा था, ये रिपोर्ट थी। बेटा किसी एक बच्चे का माइक चालू है, ये देखिए। अरे ये नहीं, ये प्रेग्नेंट वुमेन इन यूपी आर डाइंग फेल्ड बाय अ सिस्टम दैट रिलाइज ऑन ओवरलोड हेल्थ वर्कर्स। ये महिलाएं जो बच्चों को जन्म दे रही हैं, ये मर रही हैं, और यही जो महिलाएं मर रही हैं, इसी को हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ और उन बच्चों को जन्म देने में कितनी माओं की मृत्यु हो गई, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, डेफिनेशन यही है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ। समझ, कंसेप्ट समझना है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। कुल बच्चों को जन्म देने में कितनी माओं की मृत्यु हो गई, उसे क्या कहा जाता है? मातृ मृत्यु दर या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। सेकेंड कंसेप्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या होता है? बच्चे। मोर्टेलिटी पता है, अभी बड़ा मरना, और रेट मतलब दर। कितने बच्चे मर गए, कितने में से? जितने बच्चे जन्म लिए इंटू 1000। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से 40 बच्चे जन्म लेते ही मर गए, उसको हमने जब 1000 से इंटू किया, तो हम कहेंगे हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 40% चल रहा है। बात समझ में आई? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? शिशु मृत्यु दर कहते हैं इसको हिंदी में, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, डेफिनेशन लिखिए इसकी। अच्छा, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स कौन होते हैं? अप टू 1 ईयर्स, 1 साल तक के बच्चों को
नवजात शिशु कहा जाता है, इन्फेंट कहा जाता है। नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स, अमंग टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, कुल पैदा हुए बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं, अमंग टोटल लाइफ बर्थ। सारे कंसेप्ट समझ लिए? एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लें। मैंने आपको कल एक राजू श्रीवास्तव का वीडियो दिखाया था, मैं फिर से दिखा दूंगा वो। आपको याद है मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि वो 1971 और 81 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश की आबादी कम होने की बजाय उसका जो ग्रोथ रेट था, ये जो ग्रोथ रेट था वो 24-25 पहुंच गया। याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रोथ रेट कम होने की बजाय बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ? तो बेटा इस समय आई थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने एक योजना लेके आई। इंदिरा गांधी की उस योजना को कहा जाता था नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। इसमें बोला जाता था, यहीं से वो नारा आया, बच्चे दो ही अच्छे, नारा यहाँ से आया। यहाँ तक ठीक था, लेकिन इस पॉलिसी को लागू कराने के लिए, इस पॉलिसी को लागू करवाने के लिए इंदिरा गांधी के समय इस पॉलिसी को लागू करवाने के लिए हमारे देश में फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन होने लगा, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन होने लगा, दबाव डाल के नसबंदी होने लगी। ये देखिए, हमारी तो शादी भी नहीं हुई और ये नसबंदी कर रहे हैं। इस सिचुएशन में लोगों ने डर के मारे, आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ एंगर, टोटल फर्टिलिटी रेट को बढ़ा दिया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया, और बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। और इसीलिए इस फेज को जब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, इस फेज को पॉपुलेशन बूम कहा जाता है, पॉपुलेशन का विस्फोट कहा जाता है। इसी फेज को संजय गांधी इसके पीछे जिम्मेदार थे, और इसी की बात राजू श्रीवास्तव कर रहे थे जो हमने कल देखा था। तो समझ पाए क्या इसको? वॉइस ब्रेक हो गया? हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है, हम जब पढ़ाएंगे अब तब बताएंगे इसको। लालू यादव के 11 बच्चे हैं, उसी का मजाक बना रहा था वो हम देखेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, एज सेक्स पिरामिड, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, पहले मैं समझाऊंगा और फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे। ग्राफ देखा है? ग्राफ, ग्राफ हम सब लोगों ने स्कूल में बनाए होंगे। एज सेक्स पिरामिड क्या है? ये ग्राफ है, दो चीजें बताता होगा, ये एज बताता होगा और सेक्स बताता होगा, लिंग मेल फीमेल बताता होगा। जैसे अगर मैं इस तरफ लिखूं कि ये इस तरफ रहने वाले सब लोग मेल हैं, इस तरफ रहने वाले सब लोग फीमेल हैं, और ये जो लाइन है ये एज बताती है कि ये यहाँ तक के लोग 5 साल तक की एज वाले हैं, ये यहाँ के लोग 10 साल की एज वाले हैं, ये 15 साल की एज वाले हैं, ये 20 साल की एज वाले हैं,
ये 25 साल की एज वाले हैं, ये 30 साल की एज वाले हैं, और फिर ऐसे ग्राफ बनाया जाता है। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है कि 0 से 5 साल तक की एज वाले लोग, मेल इतने हैं, फीमेल इतनी है। फिर मान लीजिए 5 से 10 साल तक के लोग इस देश में ज़्यादा हैं, तो 5 से 10 साल तक के लोग ज़्यादा बना देंगे कि 5 से 10 साल तक के लोग इस देश में ज़्यादा हैं। फिर 10 से 15 साल तक के लोग और ज़्यादा हैं इस देश में, तो ठीक है भाई, और ज़्यादा बना दिए। फिर 15 से 20 साल तक के लोग और ज़्यादा हैं, तो और ज़्यादा बना दिए। फिर पता चला 15 से 20 के बाद 20 से 25 वाले कम हैं, तो फिर कम बनाए। फिर और ऊपर गए तो 25 से 30 वाले और कम हैं, 30 से 35 वाले और कम हैं, ऐसे कर करके कम होते चले गए, और 60 से कम वाले और कम हो गए। इसको एज सेक्स पिरामिड कहा जाता है। अब अफ्रीका का कंडीशन देखिए, अफ्रीका की कंडीशन। अफ्रीका में मैंने आपको क्या बताया कि बर्थ रेट कैसा है अफ्रीका में, बहुत ज़्यादा, और डेथ रेट कैसा है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो बच्चे पैदा होते होंगे वो ज़्यादातर 0 से लेके 15 साल तक जीते होंगे, और 15 साल के अंदर अंदर ही मैक्सिमम लोग वहाँ मर जाते हैं। वहाँ की मैक्सिमम एज ही कितनी चल रही है, 38 ईयर्स। मतलब लोग ज़्यादा जीते ही नहीं होंगे। तो हमने कहा अच्छा, तुम कहना चाह रहे हो कि 0 से 5 साल तक के बच्चे वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, मतलब 0 से 5 साल तक के लोग उस देश में सबसे ज़्यादा हैं। फिर 5 से 10 साल तक के लोग थोड़े कम हैं। क्यों 5 से 10 साल तक के लोग कम क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, वहाँ शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, वहाँ बच्चे मर जाते हैं। तो ठीक है, समझ गए, बच्चे मर जाते हैं। तो 0 से 5 साल तक में बहुत ज़्यादा लोग थे, 5 से 10 साल तक में कम लोग हैं, 10 से 15 साल तक में और कम लोग हैं, 15 से 20 साल में और कम, 20 से 25 में और कम, 25 से 30 में और कम, 30 से 35 में और कम, और 35 से 40 में और कम, 40 से ऊपर कोई जाता ही नहीं है। ये पिरामिड कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल, आपको कैसा पिरामिड दिख रहा है? कैसा पिरामिड दिख रहा है ये? अप फ्रंट पिरामिड दिख रहा है, सामने से पिरामिड दिख रहा है एकदम सीधा, अपराइट पिरामिड दिख रहा है, अपराइट खड़ा हुआ पिरामिड। देखिए इस मैप को, ये देखिए, देश के नाम देखिए पहले, देश के नाम, नाइजीरिया, कीनिया, ये सब अफ्रीका की कंट्रीज हैं। क्या बताना चाह रहा है ये? 0 से 14 साल तक के लोग, 0 से 14 ईयर्स के लोग, ये यहाँ से यहाँ तक थे, ये अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। ऊपर जाते जाएंगे लोग कम होते चले जाएंगे, 45 से 85 की उम्र में लोग एकदम कम हो जाएंगे। इस टाइप का ग्राफ क्या दिखाता है? इस टाइप का ग्राफ दिखाता है रैपिड ग्रोथ, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस टाइप के ग्राफ में दिखाया जाता है कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस टाइप के मैप को देखिए, स्लो ग्रोथ वाले मैप को, यहाँ पे 0 से 15 साल तक की पॉपुलेशन भी कम है, ये वाली पॉपुलेशन भी कम है, और ये वाली पॉपुलेशन भी कम है। यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे देशों की आबादी का सीन है ये। ये वाली ग्रोथ देखिए, ये वाली ग्रोथ देखिए, और ये वाली ग्रोथ देखिए। सबसे खतरनाक ये वाली ग्रोथ है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? फोर्थ वाली ग्रोथ को समझिए, फोर्थ ग्रोथ को समझिए जो सबसे खतरनाक है। बच्चे पैदा ना के बराबर हो रहे हैं, थोड़े ऊपर बड़े लोग हैं, फिर थोड़े ऊपर और बड़े लोग हैं, फिर थोड़े ऊपर और बड़े लोग हैं। उसके बाद जो बूढ़े लोग हैं इस देश में, वो सबसे ज़्यादा है। जो बूढ़े लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अब अगर आपका, अब मुझे बताना, अगर आपका पॉपुलेशन बेस ही नहीं है, जो भारत के पास 121 करोड़ था, तो क्या आने वाले समय में आपकी आबादी ग्रो करेगी? बताइए। ये बूढ़े लोग तो आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गए ना, बोझ हो जाएंगे, ये तो बोझ हो जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम आ रही है जापान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल अनीश, ये जापान का है, जापान के साथ ये प्रॉब्लम है, जर्मनी के साथ ये प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे जापान में मैंने बताया ना 84 ईयर्स है एवरेज लाइफ। आप देखिए कंडीशन, देखिए जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी, बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं, और यूथ कितना कम है, युवा लोग ना के बराबर है। ये वाला अफ्रीका का है, देखिए, यूथफुल आबादी, यूथफुल आबादी, ये हमारा सीन है, ये भारत का सीन है, ये भारत का सीन है। हमारे लोग बुढ़े नहीं हुए हैं अभी, हो रहे हैं धीरे धीरे। कैसे? देखिए ये इंडिया का सीन चल रहा है अभी, ये इंडिया का 2016 का सीन है,
क्या सीन चल रहा है इंडिया का? इस तरफ मेल पॉपुलेशन है, इस तरफ फीमेल पॉपुलेशन है। मेल ज़्यादा है इसीलिए ये ग्राफ ऐसा फैला हुआ है, फीमेल कम है इसीलिए ये ऐसा फैला हुआ है। आप पॉपुलेशन देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस एज में बताई जा रही है? ये 2016 का ग्राफ है, दिख रहा है सबसे ज़्यादा ये सबसे बाहर निकला हुआ दिख रहा है ये? किस एज में बताया जा रहा है? 10 से 15 साल। मैं आपको 2023 का ग्राफ बताता हूँ, हमारे देश का ग्राफ कुछ ऐसा है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? क्या कोई आप में से बता सकता है मुझे ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हमारे देश में ओल्ड एज के लोग कम हैं, हमारे देश में अब बर्थ भी कम हो रहा है, लेकिन हमारे देश में फ़ायदा ये है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाले लोग हैं, 15 से 49 साल के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर अपराइट पिरामिड होता है, अपराइट, तो उसका मतलब है अभी बिल्कुल जवान वहाँ के लोग हैं, यूथफुल पॉपुलेशन है। अगर बैरल शेप होता है, बैरल शेप, बैरल शेप जैसा हमारा शेप है, ये होता है बैरल शेप। अगर ऐसे शेप का है मतलब इंडिया की पॉपुलेशन है यहाँ पे। और अगर इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो उसका मतलब है कि बुढ़ी हो चुकी है आबादी अब, और इन लोगों को बड़ी समस्या है। A population pyramid, also called age sex pyramid, is a graphical representation of age and sex of a population. यह किसी भी अर्थ आबादी की उम्र और लिंग को दर्शाता है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, किसी भी पॉपुलेशन पिरामिड का शेप रिफ्लेक्ट करता है कि वह आबादी का चित्रण क्या होगा। जैसे मैं बता सकता हूँ, अफ्रीका का पिरामिड ऐसा है मतलब आबादी यूथ होगी, इंडिया का ऐसा है मतलब वर्किंग पॉपुलेशन की आबादी होगी, जापान का उल्टा है मतलब बुढ़ी आबादी होगी। मतलब मैं शेप से बता सकता हूँ कि आबादी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, बताएं मुझे। हो गया ये? बनेगा एज सिक्स पिरामिड। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल सिर्फ समझना है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमको चीज़ें समझ में आएंगी। कहानी की तरह सुने, और ये ग्राफ मैं आपको बनवा दूंगा। हेलो, आ जाएगी थोड़ी देर में। हेलो हेलो हेलो, आ गई। कहानी की तरह समझना है। ये जो लाल लाइन आपको दिख रही है, मैं हाइलाइटर से बना रहा हूँ, ये जो लाल लाइन आपको दिख रही है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। हम पढ़ के आए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। हेलो, हम पढ़ के आए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, हमने देखा हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। हमने बर्थ रेट और डेथ रेट भी देखा हुआ है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ये जिस बंदे ने मॉडल बनाया, उस बंदे ने पूरे दुनिया को 4 हिस्सों में बांट दिया। उसने बोला कोई भी समाज, कोई भी दुनिया 4 फेजेस में आगे बढ़ती है। पहला फेज होता है हाई स्टेशनरी फेज। ये वो समय होता है किसी भी दुनिया में या किसी भी समाज में जब बर्थ रेट जब बर्थ रेट और डेथ रेट एक बराबर होते हैं। मेडिकल का डेवलपमेंट कम होता है, मेडिकल डेवलपमेंट कम होता है, लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं। आप मेरे साथ ध्यान से देखिए, शायद मैं आपको वो चीज़ दिखा पाऊँ जो ये ग्राफ बताना चाह रहा है। ग्रीन कलर की लाइन डेथ रेट को दर्शाती है, और पर्पल कलर की लाइन बर्थ रेट को दर्शाती है। क्या आप बच्चों ये देख पा रहे हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर चल रहा है? बताइए। और अगर बर्थ और डेथ रेट बराबर चल रहा है तो आबादी नाम मात्र के लिए बढ़ेगी, इसलिए इसको
स्टेशनरी या स्थायी चरण कहते हैं। दूसरी स्टेज में आते हैं। दूसरी स्टेज में सरकार ने मेडिकल की व्यवस्थाओं पे काम किया, जिसके कारण मेडिकल व्यवस्थाओं में इतनी बढ़ोतरी हुई कि मेडिकल व्यवस्थाओं के आगे बढ़ने के कारण डेथ रेट कम होने लगा, लोगों के मरने का दर कम होने लगा। ग्राफ को ध्यान से समझिए। पहली स्टेज में जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने ही मर रहे थे, तो स्टेशनरी ग्रोथ था, तो आबादी ये लाल लाइन बहुत बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? ड्यू टू मेडिकल डेवलपमेंट, ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार की नीतियों के कारण, हॉस्पिटल खुलने के कारण डेथ रेट कम हुआ। लेकिन घबराए हुए लोगों ने बर्थ रेट कम नहीं किया, और क्योंकि बर्थ रेट कम नहीं हुआ, बर्थ रेट उतना ही चलता रहा जितना पहले चल रहा था। अब मुझे आप बात बताइए कि अचानक से ऐसा कंडीशन आए कि लोग मरने लगे 50, और पैदा आज भी वही लोग 200 लोग ही पैदा हो रहे हैं, मरने वाले लोग 50 हो गए। पैदा होने की संख्या पहले भी 200 थी, आज भी 200 है। एकदम से आबादी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? देखिए यहाँ ध्यान से, आपको पता चलेगा कि आबादी एकदम से ग्रो कर रही है। ग्राफ देख पा रहे हो? जल्दी मुझे बताओ, ग्राफ समझ में आ रहा है? सेकेंड स्टेज, एकदम से ग्रो कर रही है आबादी, और इसी को कहा जाता है अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, प्रारंभिक विस्तार का चरण, अर्ली एक्सपेंडिंग। फिर थर्ड स्टेज में आए, जिसमें इंडिया है अभी। अब लोगों को भी पता चल गया, लोगों में जागरूकता आ गई कि अरे नहीं 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 नहीं, इतने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, ये खराब है समाज के लिए। तो बर्थ रेट भी कम होने लगा, तो बर्थ रेट भी कम होने लगा। डेथ रेट तो पहले ही कम हो चुका था, लेकिन फिर भी इस समय पे आबादी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको अब एक बेस मिल चुका है, जो बेस अगर अब आबादी बढ़ेगी भी नहीं तो भी जो डेमोग्राफिक बेस आपके पास है वो आबादी को ग्रो करेगा, और यही स्टेज इंडिया की है। चौथी स्टेज आती है, जिसमें आप देख सकते हो जो बर्थ रेट है वो भी एक बराबर हो गया, और जो डेथ रेट है वो भी एक बराबर हो गया। ये वो स्थिति है जो विकसित देशों की है, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, जैसे यूएसए वगैरह। और अब एक पांचवी स्टेज और निकल के आ रही है, फिफ्थ स्टेज और निकल के आ रही है, जिसमें बर्थ रेट और कम हो गया है, लेकिन डेथ रेट अपनी हिस्से में बचा हुआ है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो आबादी कम होने लगेगी, और इसी स्टेज को हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट। और यही हमें जापान में देखने को मिल रहा है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में मैंने क्या समझाया? हमने देखा कि कोई भी समाज 4 चरणों से निकलता है। पुराने समय में जब पैदा होने वाले लोग और मरने वाले लोग लगभग एक समान थे, उस समय देश की आबादी बढ़ती ही नहीं है, स्टेगनेंट रह जाती। फिर सरकार की नीतियों के कारण पैदा होने वाले लोग तो उतने ही रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह खुलने के कारण जो मरने वाले लोग होते हैं वो कम हो जाते हैं, और ऐसे में आबादी एकदम से ग्रो करती है और आबादी बढ़ने लग जाती है। आबादी एकदम से बढ़ने लग जाती है। थर्ड स्टेज में लोगों को समझ आ जाता है कि नहीं, ग्रोथ रेट कम करना है, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हो जाता है, लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, जैसे होने लगे हमारे देश में अब धीरे धीरे। डेथ रेट पहले से ही कम था, लेकिन क्योंकि बेस इतना बड़ा है पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब बेस के कहने पर होता रहेगा। बिल्कुल 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 सही समझ रहे हो अनीश। तो डेमोग्राफिक, अब आंसर में हम क्या लिखेंगे? इंडिया इज इन द थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये एग्जामिनर को भी पता है और आपको भी पता है कि थर्ड फेज का मतलब क्या है। पता है ना थर्ड फेज का मतलब क्या है? थर्ड फेज का मतलब क्या है? टोटल टीएफआर क्या हो गया भारत का? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है भारत का? कुल प्रजनन दर क्या है? 2.0। डेथ रेट और कम हो गया, लेकिन हम किस ग्रोथ से बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बेस बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही।
चौथी स्टेज हमने क्या देखा कि बर्थ रेट भी बराबर आ गया, डेथ रेट भी बराबर आ गया, तो जो पॉपुलेशन है इन देशों की, अमेरिका, इन जैसे देशों की, ये स्टेगनेंट हो गई, ना बढ़ रही ना कम हो रही। लेकिन अब पांचवा चरण भी देखने को मिलने लग गया है, जिसमें जापान जैसे देशों में बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, मर उतने ही रहे हैं जितने पहले मर रहे थे, जिसके कारण ग्रोथ अब नेगेटिव हो रही है। इसे कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, या फिर जनसांख्यिकी का परिवर्तन। मेरी बात समझ में आ गई हो तो बताएं, क्या ये मॉडल समझ में आ गया? तो मुझे बताएं, अफ्रीका के ज़्यादातर देश कौन सी स्टेज में है? अफ्रीका के ज़्यादातर देश कौन सी स्टेज में है? ऑप्शन भी दे देते हैं, या तो वन या तो टू। पहला ऑप्शन वन और टू, दूसरा ऑप्शन स्टेज थ्री, तीसरा ऑप्शन स्टेज फोर, चौथा ऑप्शन स्टेज फाइव। या पहली चरण में होंगे या दूसरे चरण में होंगे। इंडिया थर्ड में है, यूएसए पहले ही फोर्थ पहुंच चुका है, और जापान वगैरह की तो पुंगी बजी हुई है। ठीक है, तो अब कल हम ये पढ़ेंगे 1891 से 1921 तक भारत में अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैला, सब मैंने बताया ना, 1921 में आपात वो अकाल पड़ा था, लोग मर गए थे। हम फर्स्ट स्टेज में थे, स्टेगनेंट ग्रोथ थी, ना बढ़ पा रहे थे ना कम हो रहे थे, मतलब बहुत, बर्थ रेट और डेथ रेट एक जैसा चल रहा था, जन्म और मृत्यु दर एक बराबर था। फिर अंग्रेजों ने हमारे लिए थोड़े बहुत हॉस्पिटल खोले, तो हम धीरे धीरे स्टडी ग्रोथ करना शुरू किया। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई, वो तो हमारे देश की थी, तो उन्होंने और हॉस्पिटल खोले, तो हम बूम कर गए, बूम, हम सेकेंड स्टेज में एंटर कर गए, एकदम से ग्रोथ हो गई। और 1981 से 2011 तक जो ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन बेस के कारण बढ़ रही है, ये हम कल देखेंगे अब। ठीक है, और कल आखिरी दिन होगा इस मतलब पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन मतलब ये वाली जो पॉपुलेशन हम पढ़ रहे हैं, कल हम देखेंगे कि भारत में हाई ग्रोथ रेट के रीज़न क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट भारत में ज़्यादा है। अब ये पॉइंट तभी समझ में आएगा जब आज की क्लास देखी हुई है, मतलब एक महिला ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है, ट्रेडिशनल माइंडसेट है, पति की आज्ञा का पालन करो, मुंह मत चलाओ, रूरल एग्रेरियन पॉपुलेशन है, मेरे बच्चे ही मेरे एसेट हैं, हेलो, मेरे बच्चे ही मेरे एसेट हैं, वुमेन का बैकवर्डनेस है, अधिकार कहाँ है हमारे, बाल विवाह हो रखा है बच्चियों का, लिटरेसी एजुकेशन नहीं है महिलाओं को खासकर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड मिल जाए बस, चार चार बच्चियों के बाद मेल चाइल्ड हो रहा है, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, इस महिला को तो भूले नहीं होगे आप, कल मिला था इनसे अपन, गरीबी, सोशो रिलीजियस फैक्टर्स, माइग्रेशन एक अलग टॉपिक है। प्रॉब्लम क्या होती है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये दिख रहा है, अब ये चल ही नहीं रहा, ये देखो, ये चलता हुआ दिख रहा है आपको, ये जापान का है, जो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है पिरामिड, ये जापान का पिरामिड है, ये जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये बता रहा है कि इनकी आबादी बूढ़ी हो रही है। भारत में ज़्यादा ग्रोथ रेट होने के क्या प्रॉब्लम है, खाने को नहीं है, देखो आदमी भूखा बैठा है, बच्चे पैदा हो गए, शिक्षा कहाँ से दें, रहने को घर नहीं है, मोदी जी घर दो, झुग्गी झोपड़ी बन रही है, बूढ़े भी ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चे भी ज़्यादा हो जाएंगे, अलग प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उनके रहने के लिए पेड़ों को काटना पड़ रहा है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, दंगे वगैरह बहुत होते हैं जब आबादी ज़्यादा होती है। ये सभी चीज़ें हम कल की क्लास में देखने वाले हैं, और कल पॉपुलेशन ख़त्म होगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी ख़त्म नहीं होगा, पॉपुलेशन टॉपिक ख़त्म होगा। ठीक है, हम 3 क्वेश्चन करेंगे, एम्पावरिंग वुमेन वाला, गरीबी वाला, और एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। अब हम मिलते हैं कल। समझ में आ रहा पॉपुलेशन ज्योग्राफी? कुछ टर्म्स आज टेक्निकल आए होंगे,
देखो पेपर निकालना है तो कुछ टेक्निकल टर्म्स को भी समझना पड़ेगा, हवाबाजी में तो नहीं पढ़ते चले जाएंगे ना, आंसर में टेक्निकल टर्म्स डालने पड़ेंगे।